स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुर्खियों से आगे, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आज का शब्द है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी चुनावों में बहुत जरूरी है, यह बात बीजेपी बहुत अच्छे से जानती है। जिस तरह से क्रिएटिव एड्स बीजेपी ने बनाए, वो अपने आप में बहुत कुछ इशारों ही इशारों में कह गए, कुछ स्पेसिफिक अलग से भारी शब्द देने की जरूरत भी नहीं पड़ी। वहीं कांग्रेस भी कुछ एडवर्टाइजमेंट्स के साथ मैदान में उतरी है महाभारत 2024 के लिए, और वो भी क्रिएटिव एड्स दिखा रही है। लेकिन इस बीच एक क्रिएटिविटी जिसने राजस्थान में सुर्खियां बटोरी है, उससे जुड़ा एक फोटो मैं आपको दिखाता हूं। बड़ा इंटरेस्टिंग ये फोटो है वोट अपील का, जिसमें आप देखेंगे शोले फिल्म का एक सीन, बड़ा आइकॉनिक सीन है। और जिसने भी ये क्रिएटिविटी की उसने सोचा होगा कि बड़ी आइकॉनिक अपील ये बनने वाली है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लिखा है ये हाथ हमें दे दे ठाकुर, पहले वोट दे दूं। ये सुर्खियां बटोर रहा है अलग अलग कारणों से। इस पर एक छोटा छोटा रिएक्शन ले लें, फिर पॉलिटिकल खबरों की ओर भी रुख करेंगे और उनके भी सुर्खियों के पीछे आगे क्या है, दाएं बाएं क्या है, वो समझने की कोशिश करेंगे। राहुल अवस्थी और मनोज मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। राहुल, छोटा कमेंट, आइकॉनिक सीन जितना आइकॉनिक अपील नहीं बन पाई। अपील आइकॉनिक थी, लेकिन उसको अन्यथा ले लिया गया, फिर उसका विरोध हुआ और उसको हटाना पड़ा। मैं इसको दूसरी तरीके से देखता हूँ। अगर कोई राजनीतिक पार्टी चाहती तो वो भी इससे गुस्सा हो सकती थी। किसी ने ठाकुर को पकड़ा, अगर मान लीजिए इसमें से हाथ को पकड़ लेता कोई, तो कहता ये हाथ हमका दे दे ठाकुर। अब हाथ दे दे का भी कोई अर्थ निकाल ले और कोई राजनीतिक पार्टी गुस्सा हो जाए। छायावाद की बात थी, इतना ज़्यादा गुस्सा होना नहीं चाहिए, इतना सेंटिमेंटल होना नहीं चाहिए, क्योंकि फिल्मों में कई बार मैं भी इस चीज़ को कहता हूँ। लेकिन मुंबई पुलिस जिस तरह की क्रिएटिविटीज लेकर आती हैं, उस पर कभी विवाद नहीं हुआ है। शायद किसी ने उसको उस तरीके से देखा नहीं, उस चश्मे से नहीं देखा। जिस इलाके का ये मामला है, सिरोही के शिवगंज का, वहाँ एक कम्युनिटी है, राजपूत कम्युनिटी, जिसको हम लोग आम बोलचाल में ठाकुर के नाम से संबोधित करते हैं, कह भी देते हैं। उनको इस चीज़ से तकलीफ़ थी कि कहीं अब ये आम बोलचाल में आने ना लग जाए। किसी ने इसको बहुत ज़्यादा, कहना चाहिए, सीरियसली लिटरल मीनिंग में ले लिया, जो लेना नहीं चाहिए था। अगर पॉलिटिकल रिएक्शंस चाहिए थे तो उस हाथ को कोट अनकोट कर देना था। अगर वो कर देते। मैं यही कहना चाह रहा था आपको, मैं यही कहना चाह रहा था। लगता है ठीक है, नहीं है, क्या है, मतलब मूंछों के हिसाब से तो सवाल आपसे भी बनता है। नहीं, बिल्कुल ये मैंने देखा है, क्रिएटिविटी अच्छी की है, क्योंकि प्रशासन की जो कवायद है वो किसी भी तरीके से मतदान प्रतिशत को बढ़ाने की कवायद है। और ये जो यहाँ पर शोले फिल्म के सीन का जो उपयोग किया गया है, वो यही है कि एक हंसी मजाक के माध्यम से मतदाता तक पहुँचना है, जिससे कि मतदान प्रतिशत है और वो बढ़ सके। अब जहाँ तक विरोध की बात है, तो विरोध यहाँ पर जो किया गया है वो प्रशासनिक तौर पर ही किया गया है। और जहाँ तक बात की जाए मतदान प्रतिशत की, तो वही बढ़ाने की जो पूरी कवायद है स्वप्न दिखाई दे रही है, खास करके इस चित्र के माध्यम से। अब आते हैं क्रिएटिविटी के पॉलिटिकल एंगल पर। कांग्रेस ने, ऐसा कांग्रेस को महसूस हो रहा होगा कि हमने कितना क्रिएटिव होकर एक नाम अपने मैनिफेस्टो का दिया है, न्याय पत्र, क्योंकि हाल ही में न्याय यात्रा पर राहुल गांधी निकले थे और क्रिएटिविटी में कुछ पुरानी बातों को ही उन्होंने उठाया, जिसपे खुद का रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छा नहीं है। आरक्षण आप देखिए, पहले 10 साल के लिए लाया गया था, उसको बढ़ाते ही गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे, राहुल गांधी, इन तीनों में से कुछ भी नहीं है। और जब वो तीन आरक्षण की मूल भावना, आरक्षण के मूल उद्देश्य को कंप्लीट नहीं कर पाए, तो क्या आज की कांग्रेस उसे कंप्लीट कर पाएगी, कहना मुश्किल है। लेकिन न्याय पत्र में से सबसे ज्यादा सुर्खियां जातिगत जनगणना, जो कांग्रेस कहती रही है, उसने तो बटोरी ही है। साथ ही आरक्षण वाली बात भी राहुल इनिशियली, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप क्रिएटिव होकर पुरानी चीज को ही उठा लाए, जिसमें आप ही का रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ये वादा कैची है। मुझे लगता है इसके दो सिनेरियोज हैं। अगर आप 50% से ऊपर जाने की बात करते हैं, तो ये जाहिर तौर पर एक वर्ग को बहुत सेटिस्फाई करता है, पर उसका कॉम्बिनेशन क्या हो, उसका सेगमेंटेशन क्या हो, ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। और इसे बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजस्थान में झेल चुके हैं। जब जाट आरक्षण, जब माफ़ कीजिएगा, जब गुर्जर आरक्षण की बात हुई थी, तब ओबीसी में डाल नहीं सकते थे, तब एमबीसी एक अलग से वर्ग बनाया गया। अगर ओबीसी के अंदर लाते थे तो ओबीसी वाले गुस्सा हो जाते थे। जब एमबीसी के अंदर लाए तो उसमें उसका सेगमेंटेशन कैसे किया जाए। जब 50% से आप ऊपर जाएंगे तो सेगमेंटेशन करेंगे कैसे। और चलिए आप लेकर के आ जाएंगे, आपको लाने के लिए और इतनी बड़ी कवायद करने के लिए, एक संशोधन करने के लिए, क्योंकि न्यायपालिका इसको अलाउ नहीं करेगी, वहाँ आपको रोकेगी। आपको उसके लिए कुछ ऐसा संशोधन करना पड़ेगा ताकि न्यायपालिका के लिए ये बात इस तरीके की हो कि वो उसको रोक नहीं पाए। तो आपको भी नारा देना पड़ेगा 400 पार क्या। तो क्या आपकी विजन वहाँ तक की है
क्या आपकी सोच वहाँ तक की है कि हम इतने ज़्यादा सीट को लेकर के आ पाएंगे? आपने तो बाहर वो सेट किया नहीं है। तो ये कहने की बात है, हारने वाली पार्टी अगर जो अंडरडॉग होती है उसके पास देने के लिए सब कुछ होता है ना? ये कहना तो खैर गलत होगा कि अगर मैं कह दूं कि आज वो हार रहे हैं, लेकिन आज की वर्तमान स्थिति में कांग्रेस उस स्थिति में नहीं है कि जहां ऐसा लगे कि वो सरकार बना लेगी। ऐसी स्थिति में आपके पास देने के लिए सब कुछ है, आप जो वादे करना चाहें वो कर सकते हैं, पूरे किसको करने। पर इस वादे का एक रिएक्शन राजस्थान से आया और लगभग तुरंत ही आया। मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ, विश्वेंद्र सिंह ने इसको भरतपुर में जो जाट आंदोलन चल रहा है, जो बीजेपी के अगेंस्ट भी बोल चुके हैं, पोस्टर्स अपने खर्चे पर छपवाए हैं, लोगों से जाकर बोल रहे हैं कि भाई आप इन्हें वोट मत दो, उन्होंने तुरंत लपका कि कांग्रेस ने आप ही के लिए वादा किया है। आप बिल्कुल कह सकते हैं, जिस तरह से विश्वेंद्र सिंह की बातें आई हैं तो एक नई बात ये भी देखने को मिली है कि उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तारीफ भी की है। और अब जिस तरह से आरक्षण की बात आई है, जो न्याय पत्र के माध्यम से कांग्रेस ने निकाला है, भाजपा गारंटी दे रही है। चुनावी माहौल है तो जो वादे हैं जनता से सब पार्टियों द्वारा किए जा रहे हैं। और जहाँ तक आरक्षण की बात की जाए तो वर्ष 2007, 8, 9 और 19 का गुजर आंदोलन मैंने अच्छी तरह से कवर किया है, पटरियों पे और सड़कों के बीच में रहा हूँ। काफ़ी वार्ता, गोली गई थी कान के पास से। हाँ, ऐसा भी एक मौका आया था कि जब फायरिंग चल रही थी और गोलियां चल रही थी तो मुझे खुद को भाग के नीम के पेड़ पर चढ़ना पड़ा। ऐसी भी परिस्थिति हमने आंदोलन के दौरान। ऐसी स्थिति न बने इसलिए आरक्षण को लेके बड़े डेलिकेट तरीके से डील करना पड़ता है, भावनात्मक मुद्दा ज़्यादा होता है, इसलिए कांग्रेस को भी इस छाछ को बहुत फूक फूक के पीना चाहिए, मैं ये कहूँगा, क्योंकि कई इससे दूध से जले हुए। विश्वेंद्र सिंह खेल गए, मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे। विश्वेंद्र सिंह इतने राजनीति में विश्वेंद्र सिंह को जो समझ जाए उसको आप समझ लीजिए उसने सब कुछ समझ लिया। विश्वेंद्र सिंह आज सुबह कल शाम को वो कहते हैं भजनलाल जी से मेरी बात हुई और भजनलाल जी को बहुत क्रेडिट और हम लोग ये करने वाले हैं वो करने वाले हैं। उन्होंने सारी की सारी कहना चाहिए उनकी बहुत भरी पूरी प्रशंसा की। शाम होते होते जैसे घोषणा पत्र आता है कांग्रेस का, उनको उसके अंदर से भी कुछ गेन करने के लिए मिल जाता है, वो उसके लिए कांग्रेस के नाते कह देते हैं कि साहब ये जो कुछ हुआ है ये हमारे लिए किया गया है, यानी वो मेरी वजह से हुआ है, मैंने जो इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया था, क्रेडिट वो लेना चाहते हैं। इस वक्त वो राजनीति के नेपथ्य में है। सच्चाई बात ये है वो किसी भी तरीके से इतना जो भी आंदोलन उन्होंने खड़ा किया था टाएं फुस नहीं लगे और उनका क्रेडिट उनके पास रहे, ये इस लड़ाई से जूझ रहे हैं। इसमें जो जाट आरक्षण की जो बात की जा रही है, इसमें क्या ज़्यादा बड़ा टेक्निकल इशू नहीं है, क्योंकि राजस्थान के सभी जिलों में जाटों के लिए आरक्षण दिया हुआ है। केवल भरतपुर और धौलपुर 2 ही जिले बाकी हैं। हाँ, डीग भी जोड़ सकते हैं, तो कह सकते हैं कि अब आने वाले समय में इसमें कोई ज़्यादा बड़ी मतलब पेच नहीं है जो फंसे। जिस तरह से जो एमबीसी का जो पेच फंसा हुआ है, जाटों के पेच फंसने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और आसानी से जो आरक्षण है वो दिया जा सकता है। दिया तो जा सकता है पर देंगे कैसे? दूसरे जातियां भी इसे लेकर के सवाल उठाएंगी और उठाना भी चाहिए अगर ऐसा होता है तो। ये वो 2 इलाके हैं भरतपुर और धौलपुर जहाँ पे जाट वो जाट नहीं थे, ये कुलीन जाट हैं, यानी कि आप सत्ता में थे, आप राजा थे, ये तो 2 रियासतें थी, रॉयल बैकग्राउंड, आप कहना चाहिए उस हायरार्की के टॉप पर बैठे हुए थे। अब आप आज की डेट में कहते हैं कि हमें आरक्षण चाहिए, तो दूसरे जो राजपूत वर्ग है जो कहते हैं कि साहब हमें आरक्षण चाहिए, हम तो रावणा कम्युनिटी से हैं या दूसरे कम्युनिटीज से हैं और हम लोग इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, आप उनको छोड़ दीजिए, जो रियासतकालीन बड़े बड़े घराने हैं हमको तो दीजिए। तो आपको उस पेज पे भी आना पड़ेगा, वहाँ भी आंदोलन होते शुरू होंगे। ब्राह्मणों में भी कई वर्ग ऐसे हैं जो अपने आप को बिल्कुल लेफ्ट साइड पाते हैं, उनके लिए आरक्षण की बात करनी पड़ेगी। ये लेकिन पर्टिकुलर अगर भरतपुर धौलपुर और अब थोड़ा सा मैं डीग भी अब जोड़ लूँ अगर मान लें, तो कांग्रेस के पास गिराने के लिए है कि हमने दिया था, हटा एनडीए काल में है। बीजेपी के पास ये गिनाने के लिए पूरे राजस्थान में है कि साहब जाटों को अगर कोई आरक्षण दिया तो वो बीजेपी ने दिया, वो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया, ये कहने के लिए है। पर क्या उसका असर जाटों के ऊपर उस तरीके से वोटों पे पड़ा? नहीं पड़ा। जाट हमेशा से पारंपरिक रूप से कांग्रेस को वोट करते आए। एक वक्फा 2014 के बाद में ऐसा हुआ, 13 भी आप मिला लीजिए विधानसभा चुनाव, जहां जाटों ने बीजेपी को वोट देना शुरू किया, वहां उन्होंने बीजेपी से ज्यादा नरेंद्र मोदी को वोट दिया। आप ये चीज समझिए। और इस बार टोटल पॉलिटिकल सिनेरियो, आप विश्वास मानिए, बार बार जाट शब्द आ रहा है और जाट कम्युनिटी के आसपास एक बहुत बड़ा गेम चेंजर के तौर पर शायद पॉलिटिकली उसे देखा भी जा रहा है जाट कम्युनिटी को। लेकिन उससे पहले अब एक सवाल मैं और इसी कांग्रेस के वादे पर आते हुए पूछना चाहता हूँ। पत्रकार
बनने से पहले साइंस बैकग्राउंड था मेरा, मेरी मैथ्स ठीक ठाक है और इशू इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि उसको समझने में, आपकी भी मैथ्स ठीक ठाक तो रही होगी। साइंस बैकग्राउंड मेरा भी था। अब आप समझने की कोशिश करना, आप कह रहे हो कि हम 50% कैप खत्म कर देंगे, मतलब आपको 50 क्रॉस करना है जिनको आरक्षण मिलता है उनके लिए, लेकिन आप ये भी कह रहे हो कि हम ईडब्ल्यूएस में से भेदभाव हटा देंगे। तो अगर आपको 50% से ज्यादा देने की इच्छा है तो ईडब्ल्यूएस को अगर आप सभी के लिए समावेशी बना देते हैं और आप कह देते हैं कि हम भेदभाव हटा के सब, फिर साधारण मैथ्स है। बिल्कुल साधारण है। अब आप समझ गए मेरा पॉइंट। अब ये गणित क्या किसी ने लगाई नहीं, हो सकता है स्वप्निल जैसे विज्ञान के बैकग्राउंड से वो बनाने वाले नहीं होंगे, वो अगर इतना दिमाग लगा लेते तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं आती, पर ये करके उन्होंने एक बर के छत्ते में हाथ जरूर डाल दिया है। इसलिए क्योंकि ईडब्ल्यूएस वैसे भी एक ऐसा एरिया था जिसको कोई छेड़ता नहीं था और वहाँ कुछ बहुत ज़्यादा मिल भी नहीं रहा था, पर अब उन लोगों को सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आएगी। आपने कुछ लेने की जगह खोने की एक रास्ता जरूर बना लिया, वो ईडब्ल्यूएस में छेड़छाड़ का। आप 50 से ऊपर भी जाएंगे, ईडब्ल्यूएस में से भी जो कहना चाहिए सवर्ण कम्युनिटी है उसको बाहर कर देंगे। आप बाहर नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं दूसरों को अलाउ कर देंगे, अंदर आ जाओ, इंक्लूड कर देंगे। आपको एक्स्ट्रा मिलने लगा तो फिर 50% कैप हटाने की जरूरत ही कहां बच रही है। एग्जैक्टली यही बात है। फिर ईडब्ल्यूएस में जितने भी लोग हैं जो परंपरागत रूप से बीजेपी के वोट बैंक रहे, पर कई ऐसे खांचे हैं, कई ऐसे कहना चाहिए सेगमेंट्स हैं जहां पर ब्राह्मण कोर वोटर कांग्रेस का रहा है, जहां पर दूसरी जातियां जो अपर क्लास हैं, जो कहने को अपर क्लास, मैं इस वर्ड से बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखता, पर वो जातियां कांग्रेस को वोट करती रही हैं। आपने उनको ऐसा छेड़ा कि अब बशर्ते उनको ईडब्ल्यूएस का फायदा लेना हो न लेना हो, लेकिन वो कांग्रेस की तरफ एक संशय की, एक डाउट की नज़र से देखेंगी। ये गड़बड़ हुई है। और अच्छा, हाल ही में बीजेपी की ओर से लगभग 2 या 3 ऐसे चेहरे हैं राजस्थान में, जिसमें ज्योति मिर्धा भी हैं, जिनका ये कहना था कि अगर आप हमको सारी सीटें देते हो तो हम संविधान में संशोधन कर पाएंगे, जिसको बीजेपी ने कांग्रेस ने हाथों हाथ लिया और इसका विरोध शुरू कर दिया। आज बीजेपी की एक लीडर कहती दिखाई दी है कि 400 नहीं 410 दे दो तो संविधान में संशोधन कर पाएंगे। कांग्रेस कह रही है कि ये इसलिए ऐसा चाहते हैं क्योंकि आरक्षण खत्म करने वाले हैं। जाति के मैटर पर और आरक्षण के मैटर पर बीजेपी डिबेट्स को अवॉइड करती है। आपको लगता है क्या बीजेपी उस दिशा में जा रही है? नहीं, बिल्कुल। आरक्षण के मुद्दे की बात की जाए तो आरक्षण की जो समय अवधि है वो बीजेपी सरकार में बढ़ी है, और जहाँ तक ओबीसी के आरक्षण की और ईडब्ल्यूएस की अपन बात करें तो ओबीसी का जो आरक्षण है उसमें लेकर मांग उठी है। आपने देखा होगा सैनी समाज है, कुशवाहा समाज है, वो अपने आप को राजस्थान में 13% बता रहा है कि हम राजस्थान में 13% हैं, हमको ओबीसी में 13% का जो अलग से हिस्सा है वो दिया जाए। और अब यहाँ जो ईडब्ल्यूएस में जो और जातियाँ बढ़ रही हैं, जिसमें खास करके ब्राह्मण हैं और राजपूत हैं, तो वो लोग आते हैं, उनको 10% का ही लाभ मिल रहा है। तो जिस तरह से कांग्रेस यहाँ पर लेकर आई है, तो मेरे हिसाब से सही नहीं लग रहा कि ये कहीं वोट में। दूसरा एक अंदेशा ये भी है, क्या हम 90 के दशक में पहुंचने वाले, 90 के आसपास के स्टार्टिंग पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ, क्या दोबारा देश, हाँ ऐसा नहीं होगा। अभी जो आप कह रहे हैं ये देश टूट सकता है ना, मतलब लोगों के स्तर पर नहीं। आप सेगमेंटेशन की बात कर रहे हैं, आप भावनात्मक तोड़ाव की बात कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देगा। आज जो कहा है उन्होंने, एक डाउट क्रिएट करने की कोशिश की कि बीजेपी अगर 410 से ऊपर आ जाती है तो उसके बाद में फिर वो जातिगत आरक्षण को खत्म कर देंगे। जातिगत आरक्षण को खत्म करने का मुझे नहीं लगता बीजेपी का कोई प्लान है और ना कोई मंसूबा है। ऐसा करके कोई भी इतना नहीं होता है जिस डाल पर बैठा है उसी को काटने की कोशिश करे या फिर अपने लिए कोई गड्ढा खोदे। बीजेपी ऐसे स्टेप उठा करके खुद को एक ऐसी अप्रिय स्थिति में नहीं डालना चाहेगी जहां से फिर उनके पास कोई तरीका ही नहीं हो वापस आने का, या सत्ता वो कभी देख ही नहीं पाए। ये बहुत कठिन चीज़ है और ये नामुमकिन चीज़ है। और बीजेपी जैसे थिंक टैंक्स वाली पार्टी जिनके पास बहुत अच्छा पॉलिटिकल माइंड है, कांग्रेस के पास भी है, ऐसी बात नहीं। कांग्रेस में कुछ छोटी मोटी गलतियां मीन में हो जाती है जो हमारे जैसे लोग निकालते हैं, पर वो ऐसा स्टेप उठाएं, ऐसा कदम उठाएं, सुसाइडल स्टेप उठाएं, ये संभव नहीं लगता। हाँ, कांग्रेस का धर्म है कि वो ऐसे डाउट्स क्रिएट करे और बीजेपी के लिए ऐसे सेंटिमेंट्स पैदा करे, और बीजेपी के लिए फिर वो सफाई देनी जरूरी हो जाती है कि हम ऐसा करने वाले नहीं हैं। मुझे एक सवाल का जवाब बहुत लंबे समय से तलाश है। लेना होगा, मोदी है तो मुमकिन है, उस बात को भी लेना होगा और समझना होगा। जिस तरह से यहाँ पर केवल ये जो दोनों पार्टियां हैं, एक तरह से कह सकते हैं इस चुनावी दौर में मार्केटिंग कर रही हैं, और मार्केटिंग करने में कौन सफल हो पाता है वो इन लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। मोदी है तो मुमकिन है और सियासत तब तक नमकीन है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस
कॉन्फिडेंस कहाँ से लाती है? मतलब आप समझ रहे हैं, आप इस तरह आप जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, आपने बिहार में जातिगत जनगणना करवाई, उसके बाद कई मेजर स्टेट्स आपने खो दिए। क्या वो जातिगत जनगणना पर पब्लिक का मैंडेट नहीं था? जातिगत जनगणना पे पब्लिक का मैंडेट, देखिए हर जाति चाहती, जैसे अभी बोला अभी बिहार के बाद आपने कहा जातिगत जनगणना, आपने राजस्थान में कहा, छत्तीसगढ़ में जा जाके कहा, दोनों जगह हारे आप। जातिगत जनगणना लोगों की भावनाओं में तो है कि साहब हम हैं कितने, ये तो पता चले, लेकिन उसका सीधा इम्पैक्ट लोगों के जीवन में पड़ रहा हो, ये मुझे थोड़ा सा कम लगता है। अब बिहार के आने वाले रिजल्ट्स देखिएगा। जातिगत जनगणना कराने के लिए कांग्रेस थी, कांग्रेस ने अपने सहयोगी खोए, स्टेट भी गया, अब वो दूसरे कॉम्बिनेशंस में सरकार वहाँ पर चला रहे हैं, मुख्यमंत्री बचरते वही हैं, कई स्टेट्स वो हार चुके हैं। जातिगत जनगणना वो सेंटिमेंटल इशू मैं नहीं पाता हूँ जैसा कोई राम मंदिर हो। हालांकि कांग्रेस चाहती है कि एक ऐसा सेंटिमेंटल इशू उसके पास आए, जैसे 370 है, कॉमन सिविल कोड है, राम मंदिर है, 2 तो पूरे हो गए, अब एक कॉमन सिविल कोड बचा है। मुझे लगता है इसी के लिए वो 410 वाली बात जो आप कह रहे हैं ना, वो होनी ज़रूरी है। बीजेपी उसके पीछे ज़रूर भागेगी। कांग्रेस मुझे लगता है इस मुद्दे को बनाना बड़ा चाहती है, लोगों के अंदर वो भावना ही नहीं है, और जिनके मन में है वो कांग्रेस का मूल वोटर नहीं है। आज माली समाज की बात कर रहे हैं, माली समाज ले दे करके वोट, अगर आप एक दो जगहें छोड़ दें जहाँ पे गहलोत का प्रभाव है, जहाँ व्यक्तिगत रूप से लोगों को वोट मिलते हैं, माली बेसिकली बीजेपी को वोट करेगा। बीजेपी ने मूल ओबीसी को इस तरह से साधा है कि आप कितनी भी जातिगत जनगणनाएं करा लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी को पता है कौन अपना है कौन पराया है, जो अपना है वो अपना है, जो नहीं है वो नहीं है। बीजेपी हिसाब से चलने वाली पार्टी, और इस मुद्दे को तो बीजेपी ने ऐसे अवॉइड किया कि जब डिबेट्स होंगे ही नहीं तो हमारा पक्ष आएगा ही नहीं। कांग्रेस इसी मुद्दे पर बीजेपी के पीछे पड़ना चाहती है, लेकिन बीजेपी के लीडर हैं जो कांग्रेस के एक लीडर के पीछे पड़ी हुई हैं। मैं बात कर रहा हूं स्मृति ईरानी की। कोई तर्क नहीं बनता कि स्मृति ईरानी केरल के वायनाड जाएं और वहां पर रोड शो करें, लेकिन स्मृति ईरानी वायनाड तक गई और वहां रोड शो करके आई हैं। इसके पीछे देखो स्वप्निल, ये कारण हो सकता है, जब राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई थी और सरकारी आवास उनसे खाली करा लिया गया था, तब अमेठी में एक बयार देखने को मिली थी। आम जन ने कहा था कि राहुल गांधी यहाँ अमेठी में आके रहें और ये राहुल गांधी का घर है, हम राहुल गांधी को घर बनवा के देंगे। तो उस समय एक विरोध कह सकते हैं वहाँ पर स्मृति ईरानी का देखने को मिला था। हो सकता है इसी वजह से वो वायनाड गई हूँ और वहाँ पर ये दिखाना चाहती हैं कि उनका अभी जलवा है राजनीति में, वो सब कुछ कर सकती हैं। जब अमेठी में हरा सकती है तो वायनाड में भी हरा सकती है। जले पर नमक छिड़का है, जले पर नमक भी छिड़का, और मुझे लगता है कि स्मृति ईरानी ने अपने हाथ में गंगा जल लिया है और ये फैसला किया है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वो इतना पीछे पड़ गई हैं, चोटी बांधी। केरला में मेरे ख्याल से स्मृति ईरानी का कोई पॉलिटिकल हित नहीं है, पर एक स्टार प्रचारक हैं, अंग्रेजी और आंग्ल भाषा में महारत रखती हैं, लोगों को अंडरस्टैंड करा सकती हैं, समझा सकती हैं, बशर्ते उनका विरोध को केरला में कोई कर ले, पर वो उस पब्लिक से कनेक्ट डेवलप कर सकती है क्योंकि उनके पास वो भाषाई ज्ञान है जिससे वो बातचीत कर सकती है, और फायर ब्रांड लीडर हैं आप। लेकिन दिल नहीं मानता। मैं यही कह रहा हूँ, बीजेपी ने कुछ तो मैसेज देने की कोशिश की है। देखिए, जब सुर्खियों के आगे और पीछे जाना है तो समझना तो पड़ेगा कि वो मैसेज क्या है। मैसेज यही है, ये आप देखिए, ये वो हैं जिन्होंने उनको हराया और वहाँ निपटाया, और अब वो यहाँ पे आकर के प्रचार कर रही हैं। और आप वहाँ का कॉम्बिनेशन देखिए ना, इस बार लेफ्ट ने भी राहुल गांधी को, ऐसा नहीं है कि आउटराइट विन दी हो, वहाँ पे उन्होंने भी अपनी तरफ से तगड़ा कैंडिडेट खड़ा किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष खुद चुनाव लड़ रहे हैं केरला में, स्मृति ईरानी वहाँ पर जाकर के राहुल गांधी के लिए और टफ सीट कर देती है। बीजेपी चाहती है राहुल गांधी वायनाड से बाहर सोच ही ना पाए, जो एक स्ट्रेटेजी किसी भी लीडरशिप की, किसी भी पार्टी की होती है कि सामने वाले नेता को एक चक्रव्यूह में फंसा के रखो, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बचाने की कोशिश करे। पिछली बार राहुल गांधी ने गलती की कि उन्होंने अमेठी पे उतना ध्यान नहीं दिया, वो दे ही नहीं पाए क्योंकि वहाँ पर, और स्मृति ईरानी अमेठी को पूरा घेरे बैठी थी, उन्होंने अमेठी से राहुल गांधी को बाहर किया, साउथ गए, इस बार उन्होंने एक ही जगह से नॉमिनेशन किया, वो है वायनाड से। और अब वायनाड से आप स्थिति देखिए, वहाँ उनको फंसाने की कोशिश है कि राहुल गांधी अब वायनाड में जाके प्रचार करें, घर घर जाएं। अपने एक बड़े लीडर को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कब आपने इतना प्रचार करते देखा? आप देखिएगा मोदी कितनी बार जाएंगे काशी, कितनी बार जाकर के वो कहेंगे साहब घर घर जाकर के डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हो, वो पूरे देश में घूम रहे होंगे। और राहुल गांधी क्या इतनी रिस्क लेंगे? क्या वो वायनाड नहीं जाए जहां उनको हर तरफ से फंसाने की कोशिश हो रही है? राहुल गांधी के लिए स्थिति बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन गई है वायनाड में, और अगर यहाँ से हारते हैं फिर मेरे ख्याल से वो जो पानी गंगा जल हाथ में स्मृति ईरानी लिया होगा, वो फिर काम पूरा होगा। आखिरी में जब मैं सुर्खियों से आगे के लास्ट में होऊंगा तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर एक बार फिर लौटूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और खबरों को मैं यहाँ पर जोड़ रहा हूँ। रतन देवासी,
वो ये कहते नजर आए कि छोटी मोटी बातें जैसे मेरा काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो ऐसी छोटी मोटी बातों की सजा वैभव गहलोत को नहीं देनी है। अब मैं रतन देवासी के इस बयान को कार्यकर्ताओं को दिए गए मैसेज के तौर पर देख रहा हूं, न कि आम पब्लिक को दिए गए मैसेज के तौर पर देख रहा हूं। लेकिन ये प्रोजेक्ट किस तरह से हो रहा है? नहीं, बिल्कुल इस तरीके से देखा जाना चाहिए जिस तरह से गहलोत की सरकार थी 5 साल, पिछली गत सरकार में देखें तो कार्यकर्ता चाहे भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो, जो आम जन है मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं उनकी शिकायत लेकर कार्यकर्ता तक पहुंचता है, और कार्यकर्ता कितना सफल हो पाता है उसको काम को करवाने में, तो जो नाराज़गी होती है वो कार्यकर्ताओं की होती है। चुनाव जिताने में, चुनाव हराने में अहम जो जिम्मेदारी होती है वो कार्यकर्ताओं की होती है। तो वहाँ पर जो कमियाँ रही हैं, हो सकता है वो उनकी समझ में आ गई हो कि भाई कमी रही है, हम वो काम नहीं करवा पाए, जिसके चलते उन्होंने जो पूरी जो बात है वो कही है। जी, मैं इसको दूसरी तरीके से देखता हूँ। कार्यकर्ताओं को मैसेज नहीं है? कार्यकर्ताओं को अगर मैसेज है और मान लो जनता को भी है, पर ये एक चीज़ स्पष्ट कर रहा है, वो ये चीज़ स्पष्ट कर रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले लगभग ये बात साफ थी कि वैभव गहलोत जालोर सिरोही से चुनाव लड़ेंगे। ये बात आपको भी पता थी, मुझे भी पता थी, ये ओपन सीक्रेट था, बस लिस्ट में अनाउंसमेंट बाकी था। अपनी सरकार होते हुए भी अगर उस क्षेत्र में काम नहीं कराए गए, ये जानते हुए भी कि यहाँ से वैभव गहलोत चुनाव लड़ने वाले हैं, तो ये तो अपनी तरफ से पॉलिटिकली एक बहुत बड़ी भूल हुई है उस इलाके के लोगों के। तो अपने लिए गड्ढा खोद दिया। हाँ, यही मैं कहना चाहता हूँ। क्या उस इलाके के लिए काम नहीं होने चाहिए थे? अगर आपको कहना चाहिए, अगर मैं उस पॉलिटिकल बयान पे जाता हूँ जहाँ एक पिता अपने बेटे के लिए कहता है भजन लाल जी को कि साहब एक बाप को हमेशा अपने बेटे की फिक्र होनी चाहिए, है? तो अगर फिक्र, तो क्या उस वक्त फिक्र नहीं थी? आप इसको ऐसे भी जोड़िए कि अगर फिक्र होती तो जालोर सिरोही के काम हुए होते और रतन देवासी को कम से कम ये स्टेटमेंट नहीं देना पड़ता कि काम नहीं हुए। और ये तो काम ये तो अपने आप में स्पष्ट कर रहा है काम नहीं हुए, इसलिए उनको कहना पड़ रहा है कि जो छोटे मोटे काम नहीं हुए उसकी सजा वैभव गहलोत को मत दीजिए, मुझे दीजिए। लेकिन यहाँ एक पक्ष और है। मदन दिलावर ने आज से कुछ दिनों पहले कहा था, आपको याद होगा, कि आज आप हमारा जो भी आकलन कर रहे हैं वो विधानसभा के काम पे मत कीजिएगा, अभी हमको 3 महीने हुए हैं, ये देश हित में सोचने वाली बात है, 5 साल बाद जब आऊँगा तब आप मेरे आकलन पे मुझे जज कीजिएगा। यानी दोनों तरफ बात ऐसी, कई बार कई लोगों के काम नहीं होते तो वो अपने आप को बचाने के लिए, सेफ साइड करने के लिए ऐसा कह देते हैं। जालोर की सिरोही का केस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। एक बहुत दिलचस्प जंग वहां पर इस बात की भी चल रही है। गजेंद्र सिंह शेखावत बोल देते हैं कि भाई जो बाहर से आया उसको वापस भेजो, और उसका जवाब भी कांग्रेस की ओर से आता है। लेकिन उस पर किसी और दिन नहीं, उस पर बात करेंगे हम, उस पर अगले किसी एपिसोड में बात करेंगे। आज की पहले एक खबर और है, इसको इंक्लूड कर लूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूरू में अपने स्पीच को खत्म करते करते ये बोलते हैं कि मंच पर सभी दिग्गज नेताओं से प्रार्थना करता हूं, सबके पास जिम्मेदारियां हैं, सबको लगता है पीएम आए और हम नहीं गए तो कैसा लगेगा। विनती है आप मेरी चिंता छोड़ दो, सभी कार्यक्रम में वरिष्ठ लोगों के होने की जरूरत नहीं है, कोई छोटा कार्यकर्ता भी रहेगा तो मोदी भी छोटा है, छोटे कार्यकर्ता के साथ बैठ जाएगा। आप कृपा कर सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियों में रहें, सभी कार्यक्रम के लिए मत दौड़िए। ये किसके लिए मैसेज था? ये 2 मैसेज जा रहे हैं। एक तरफ तो उन जिम्मेदार नेताओं के लिए मैसेज जा रहे हैं जो पदासीन हैं, कि या संगठन में पद पे बैठे हैं या सत्ता में पद पे बैठे हैं, लेकिन आम जन से जुड़ नहीं पा रहे। उनके लिए भी मैसेज है, और एक मैसेज इसको इस नज़रिए से भी देखा जा सकता है कि वो एक आम कार्यकर्ता खुद को प्रधानमंत्री कह रहा है, जो तमाम बड़े नेता हैं, भाई आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए। एक तीसरा मैसेज भी उनके लिए जो आ नहीं रहे सभाओं में, है ना, जो एब्सेंट है या फिर एब्सेंट से ज्यादा आगे बढ़ गए थे, ये प्रवक्ताओं से पूछा जा रहा है। या फिर वो एब्सकॉन्डिंग है, ठीक है, तो आगे हो सकता है वो अपनी जगह पर बिजी हो, ये कहते हुए बात से निकला जा सके। मैं किस नेता की बात कर रहा हूँ आप सबको पता है, वो ये बात वो बैठकों में नहीं आ रही हैं, ऑब्लिक आ रहा है। इस तरीके से समझा जा सकता है। दूसरी बात ये है, जो मोदी का कहना है वो इस तरीके से भी सही है। जब आप देखिए कोई मोदी की रैली होती है, वो मोदी की रैली होती है, वहाँ किसी दूसरे तीसरे चौथे आदमी की जरूरत नहीं होती, बिकॉज वो शो स्टॉपर है, वो आए, उसके बाद में सब लोग सिर्फ अगर कोई सुनना चाहता है तो मोदी को सुनना चाहता है। लेकिन इस बीच कई सारे काम पूरे राजस्थान में रुकते हैं, प्रचार के काम रुकते हैं, क्योंकि सारे नेताओं का जमावड़ा एक जगह हो जाता है। कोशिश इस बात की होनी चाहिए, उनका ये कहना जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, कि सारे इलाकों पर बड़े बड़े नेता जाएं और अपना काम जारी रखें, प्रचार जारी रखें। सब जब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो बाकी जगहों से फोकस हटता है, ये फोकस हटना नहीं चाहिए। ये वही बात है जो वायनाड में किसी को फंसाने की थी, मोदी की रैली से कहीं
बीजेपी उस चक्रव्यूह नहीं फंस जाए, उससे निकालने की कोशिश है कि सब अपना अपना काम करते रहें, मेरा होना ही काफ़ी है। अब एक छोटा सा कमेंट लूंगा। मैंने प्रोग्राम के बीच में कहा था कि मैं लास्ट में एक बार फिर कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर लौटूंगा। उसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। समाचार प्लस का ये चैनल है, एक भी खबर अगर आप तक पहुंचती है तो वो राहुल का काम है, मेरा काम है, मनोज का काम है, दिलीप का काम है, राम अर्चना का काम है, निशांत का काम है, अमित का काम है, हेमंत का काम है, अनिल का काम है, तमाम लोगों का मिलकर काम है। अब एक मैनिफेस्टो आता है, वो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है। INDIA का क्या हुआ? बीजेपी ने और एनडीए ने बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया कि हमारा जो मैनिफेस्टो आएगा वो एक आएगा, कॉमन आएगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा। अब INDIA में आप देखेंगे सबके अलग अलग घोषणा पत्र आते जाएंगे, आरक्षण पर उनके स्टैंड भी अलग अलग है। डिफरेंट होंगे, सबके स्टैंड डिफरेंट होंगे, और फिर देखिएगा फिर पकेगी खिचड़ी, और फिर वही होगा जो आप कह रहे थे ना कि जब जनगणना को लेकर के कांग्रेस ने स्टैंड लिया और वो सारे स्टेट हार गए। कई मेरे साथ जो लेफ्टिस्ट थे उनको सूझ ही नहीं पड़ रहा था कि उन्होंने कह दिया कि नहीं, ये इस पर अभी हमारी चर्चा नहीं हुई है, पर ये सबका मिला जुला कर यही है, अब इसके बाद कुछ लॉन्च नहीं होगा। चर्चा की आप क्या बात कर रहे हो? वायनाड में आप राहुल गांधी के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा करते हैं, और जब स्पीकर की बारी आती है तो कांग्रेस उनको समर्थन देती है। अच्छा, गप गप, गंदा गंदा, थू थू, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये तेल में पानी को मिलाने जैसी कोशिश है जो मिल नहीं पा रहा। और जिस खिचड़ी की राहुल ने बात की, मैं ये बता दूं कि खिचड़ी को सुपाच्य भोजन माना जाता है, लेकिन सियासत में ये खिचड़ी बदहजमी का कारण भी बन सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।